माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल माने जाने के लिए एक याचिका जिसका डायरी नंबर 39420 ऑफ 2023 है, जो कि श्री दीपांकर गौरव जी के द्वारा दायर किया गया है, उस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होना प्रस्तावित है। आप लोग के लगातार प्रश्न और कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि इस पूरी याचिका में क्या ग्राउंड्स हैं बीएड की तरफ से, इसको लेकर के एक एनालिसिस करिए। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर है कि क्या ग्राउंड्स बनाए गए हैं बीएड की तरफ से, ताकि बीएड इसमें शामिल होना ही चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप स्क्रीन पर जो प्रेयर किया गया है उसकी कॉपी देख पा रहे होंगे। इसमें यही प्रेयर किया गया है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उसको एक तरीके से जो एग्ज़ाम लिया गया है उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा जाए। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पॉइंट में यही मेंशन किया गया, इशू और रिट इन द नेचर ऑफ मैंडमस और एनी अप्रोप्रिएट रिट डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। यानी कि जिस प्रकार से ये बातें निकल करके आई थी कि आयोग केवल प्राइमरी स्तर में डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित करेगा, तो यहाँ पर यही प्रेयर किया गया है कि जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें स्टेट ऑफ बिहार, उनको निर्देशित किया जाए कोर्ट के माध्यम से कि बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाए प्राथमिक में। ठीक है। दूसरा इनके द्वारा प्रेयर यह किया गया कि देखिए, जितने भी इसमें पिटिशनर हैं उनको प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माना जाए, इसके लिए एक डायरेक्शन जारी कर दिया जाए स्टेट ऑफ बिहार को, और जो भी रिस्पोंडेंट इसमें बनाए गए हैं यानी बीपीएससी वगैरह को, उसके लिए क्यों जारी कर दिया जाए, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन था वो 30 मई 2023 को जारी हो चुका था, और उसके लिए स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया था वो 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। और इसमें यही बताया गया कि चूंकि इसके बाद फैसला आता है 11 अगस्त 2023 का, इस वजह से ये पूरी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की जो एलिजिबिलिटी है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरा इनके द्वारा पॉइंट बनाया गया है कि एक प्रॉपर एक तरीके से जो भी फिट हो या फिर जो भी इन सभी सर्कमस्टेंसेज यानी परिस्थितियों में जो उचित हो वो फैसला दे दिया जाए, और इस केस को फाइल किया गया है श्री वर्धमान कौशिक एडवोकेट के माध्यम से। ठीक है। अब चलिए इन सभी पॉइंट्स में अंदर क्या मेंशन किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस केस का डायरी नंबर 39420 ऑफ 2023 है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इस बात को लेकर के मेंशन किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि 2030 के बाद से जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी धीरे धीरे डिस्करेज कर दिए जाएंगे, और एक ही कोर्स होगा जिसे बीएड के नाम से जाना जाएगा, और वहीं प्राथमिक से लेकर के यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के टीचर बनने के लिए योग्य माना जाएगा। तो यहाँ पर यही आधार बनाया गया कि जब डीएलएड कोर्स धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और बीएड ही कोर्स भविष्य में रहने वाला है, तो बीएड को अलाउ किया जाए इस शिक्षक भर्ती में। बिंदु नंबर 5.23 अगर आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो इसमें 3 प्रकार के बीएड का जिक्र किया गया। पहला 4 वर्षीय बीएड जिसे आईटीईपी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। दूसरा 2 वर्षीय बीएड जिसमें ग्रेजुएशन के बाद अभ्यर्थियों को एडमिशन मिलेगा, और तीसरा 1 वर्षीय बीएड जिसमें पीजी के बाद अभ्यर्थियों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है। अब 3 प्रकार के बीएड होंगे, और जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज होंगे वो सभी बंद हो जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आधार बनाते हुए कई राज्यों ने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि वो डीएलएड कोर्सेज को बंद करेंगे। आप स्क्रीन पर 23 नवंबर 2022 का एक न्यूज आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जो कि हरियाणा से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा स्टेट ने अपने यहाँ जेबीटी कोर्स, जैसे अन्य राज्यों में डीएलएड या फिर डीएड के नाम से जानता है, बीएसटीसी बीटीसी के नाम से जानता है, हरियाणा में इसे जेबीटी के नाम से जानता है। उन्होंने वहाँ पर जेबीटी कोर्स को बंद कर दिया है। अब इस रिट पिटीशन में ये बातें हैं कि चूंकि बाद में जाकर के केवल बीएड ही कोर्स रहने वाला है, तो इसको कैसे प्राथमिक से बाहर किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप रेगुलेटरी बॉडी जो कि एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनके द्वारा आज से लगभग 2 साल पहले एक ट्वीट किया गया था फरवरी 2022 में, 7 फरवरी 2022 को शाम के 8 बजे। ये ट्वीट आप ध्यान से पढ़िए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एनसीटी इज रीडिजाइनिंग द 2-year बीएड करिकुलम इन लाइनअप विथ एनईपी 2020। इट विल प्रिपेयर टीचर फॉर ऑल द 4 लेवल्स ऑफ स्कूल सिस्टम एनईपी 2020 इन एक्शन। कहा यह जा रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा कि एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें मेंशन की गई हैं कि भविष्य में जाकर के 2 साल का, 1 साल का और 4 साल का बीएड कोर्स ही केवल रहेगा, डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में आज का जो बीएड है और जो नया कोर्स डिजाइन हो रहा है 2030 के बाद वाला, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। चूंकि डीएलएड कोर्स बंद हो जाएंगे तो डीएलएड जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है कक्षा 1 से 5 के लिए, उसको
बीएड से ही कवर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो आज पैडागोजिकल गैप है डीएलएड और बीएड को लेकर के, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कोर्ट ऑर्डर में अंडरलाइन किया था इन सभी बातों को लेकर के, तो वो गैप को फिल करना होगा एनसीटी के द्वारा एक नया करिकुलम ला करके। और यही करिकुलम डिजाइन करने के संदर्भ में आज से लगभग 2 साल पहले जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, तो 2022 में 7 फरवरी को ही एनसीटी ने ये पब्लिक डोमेन में सूचना दे दी थी कि हम बीएड को नए तरीके से रीडिजाइन कर रहे हैं ताकि वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो जाए। यानी आज का जो बीएड है या फिर आज तक जो भी अभ्यर्थी बीएड कर लिए हैं, जब तक ये नया रीडिजाइन वाला कोर्स लॉन्च नहीं हो जाता तब तक जितने भी बीएड हैं वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनका करिकुलम या फिर इनका जो कोर्स है उस हिसाब से डिजाइन नहीं है कि प्राइमरी में पढ़ा सके। और चूंकि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था जिसमें 6 महीने के ब्रिज कोर्स का प्रावधान था, वो गजट नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया गया है। तो आज तक जितने भी बीएड अभ्यर्थी कर लिए हैं वो भले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बातें मेंशन की गई कि 2030 के बाद से एकमात्र कोर्स बीएड ही होगा, लेकिन वो इस बीएड की बात नहीं कर रहे हैं जो आज तक अभ्यर्थी कर लिए हैं, वो नए बीएड की बात कर रहे हैं जिसका कोर्स, जिसका करिकुलम रीडिजाइन किया जा रहा है एनसीटी के द्वारा, जो कि ट्वीट के माध्यम से इन्होंने 2022 में बता दिया था। दूसरा आधार इस रीट पिटीशन में यह है कि चूंकि बिहार में जो 6th फेज की भर्ती हुई है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो इसमें यह क्लियर किया गया है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है यानी कि स्टेट ऑफ बिहार, चूंकि एक ही कोर्स के आधार पर उन्होंने 6वें चरण में लगभग 15,000 बीएड कैंडिडेट को रोजगार दिया है, तो फिर 7वें चरण में भी बीएड अभ्यर्थी, चूंकि वही कोर्स है इसलिए इनको भी रोजगार दिया जाए आर्टिकल 14 के अंतर्गत, यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत। जो 6वें चरण की भर्ती बिहार में हुई थी वो खुद इस समय सवालों के घेरे में है। पटना हाईकोर्ट में उसको लेकर के याचिका चल रही है और किस प्रकार से उन पर खतरा मंडरा रहा है 6वें चरण के चयनित बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 6वें चरण के बीएड चयनित अभ्यर्थियों पर भी बहुत खतरा है और उसको यहाँ पर आधार बनाया गया कि चूंकि वहाँ पर वो चयनित हुए हैं तो हमें भी चयनित कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए वो तो ऑलरेडी खतरे में है और उसी को आधार यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप 20,743 जो कि देवेश शर्मा जी की याचिका थी उसका कोर्ट ऑर्डर अगर आप देखेंगे जो 14 दिसंबर 2022 को, ध्यान दीजिएगा 14 दिसंबर 2022 को इस कोर्ट ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, इशू नोटिस इन रीट पिटीशन सिविल नंबर 137 ऑफ 2022, साथ ही साथ रीट पिटीशन सिविल नंबर ऑफ 881 ऑफ 2022, और ये कहा गया कि इस मैटर को 10 जनवरी 2023 को लिस्ट किया जाए। यानी कि 137 ऑफ 2022 जो केस थी वो बिहार में 6वें चरण को चैलेंज करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, उसमें नोटिस इशू किया गया राज्य सरकार को कि आकर के आप अपना पक्ष रखिए। 881 ऑफ 2022 वाला जो मैटर था वो उत्तर प्रदेश से संबंधित बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया था, यहां पर भी नोटिस इशू किया गया था और इस मामले को 10 जनवरी 2023 को लिस्ट करने के लिए बोला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी नोटिस इशू किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो क्लर्क होते हैं उनके द्वारा बाकायदा इसको पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये पोस्ट पहुंचा या नहीं या फिर उनके तरफ से क्या रिकॉर्ड आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीट पिटीशन नंबर 137 ऑफ 2022 में क्या फाइल मेंशन किया गया था जब अगले दिन इस केस की सुनवाई हो रही थी, अगली टाइम जब इस केस की सुनवाई हो रही थी। देखिए 137 जो कि बिहार से संबंधित है, इसमें मेंशन ये किया गया है, इट इज सबमिटेड दैट द परसुएंट टू द एफोरसेड ऑर्डर नोटिस वाज इशूड टू ऑल द 6 रिस्पोंडेंट बाई स्पीड पोस्ट। 6 रिस्पोंडेंट में आपके स्टेट ऑफ बिहार में जो भी वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, सबको नोटिस इशू किया गया था। 6 की संख्या है और इसके रिगार्डिंग पहले भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एज पर ट्रैकिंग रिपोर्ट ऑफ पोस्टल अथॉरिटीज notice has been delivered to all the respondent, however no one has entered appearance so far, service of notice is completed। कहा यह गया है कि नोटिस जब इशू किया जाता है, अगर वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया तो और पोस्ट ऑफिस से जब वो मेंशन किया जाता है तो जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा ही केवल वो रिसीव किया जा सकता है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग सिस्टम है, इन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में ये मेंशन किया गया है कि ट्रैकिंग सिस्टम से ये क्लियर होता है कि जितने भी 6 रिस्पोंडेंट हैं उनको नोटिस पकड़ा दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी नोटिस का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। यानी कि स्टेट ऑफ बिहार नोटिस का जवाब देने सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई थी। और यही मामला उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है, जो कि नीचे वाले आप 881 वाले मामले में पढ़ सकते हैं। अब स्टेट ऑफ बिहार वहां पर उपस्थित नहीं होती है अपना पक्ष रखने के लिए, जबकि 2022 में ही इनको नोटिस इशू कर दिया गया था।
और जहां तक बात है छठवें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो वहां पर ये बातें पटना हाईकोर्ट में ऑलरेडी चल रही हैं और इस केस को फिर से नवंबर में लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए। और वहां पर वो जो भर्ती थी वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पटना हाईकोर्ट एसएलपी के अंतर्गत रखा गया, यानी कि पटना हाईकोर्ट का जो पूरा मामला था, मतलब कि पटना हाईकोर्ट ने छठवें चरण की भर्ती अपने आदेश के अंतर्गत रख लिया है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जब ये सभी याचिकाएं चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितनी भी राज्यों में हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले पेंडिंग है 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए, वो सब कुछ हम अपने अंदर लेते हैं, यानी अपने रिट पिटीशन के अंडर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार की छठवें चरण की जो भर्ती प्रक्रिया है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 11 अगस्त को आया वो बाइंडिंग नेचर का है, जिसे पटना हाईकोर्ट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकती है। और चूंकि उनका भर्ती ऑलरेडी वो सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन है पटना हाईकोर्ट में, और वो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, इसलिए हाईकोर्ट उसी जजमेंट को लागू कर देगी। इसके अलावा इस रिट पिटीशन में ये बातें मेंशन की गई हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 की शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें श्री राम शरण मौर्य जी की याचिका पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना था, वो मामला जो था वो मामला क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड था। और उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर चैलेंज किया गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि जो चैलेंज किया गया था बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी, वो आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को सही से एग्जामिन उस समय नहीं किया, क्योंकि रिट पिटीशन बाद में दायर किया गया था और वो मामला टैग हुआ था क्वालिफाइंग मार्क्स से। ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर जजमेंट में मेंशन किया गया। यानी रामशरण मौर्य वाला जो केस का याचिका का यहाँ पर जिक्र किया गया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन नहीं किया 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने कोर्ट ऑर्डर में लिख रही है कि आपको पहले इसको चैलेंज करना चाहिए था। तो रामशरण मौर्य वाला जो यहाँ पर तर्क दिया गया वो नहीं लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन अब ये परिस्थिति अलग है। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि आप 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया गया है और उस कंडीशन में बीएड अभ्यर्थी अब एलिजिबल नहीं होंगे। तो रामशरण मौर्य वाला केस अलग है और ये वाला केस अलग है। इसके अलावा ये आधार बनाया गया है कि छत्तीसगढ़ मामले में जैसे बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर भी मौका दिया जाए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला मामला जो था, वहीं बेंच अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी पर भी सुनवाई की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले मामले में परिस्थितियां अलग थी। वहां पर रिजल्ट जारी हो गया था, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए नोटिस इशू हो गया था हाईकोर्ट के आदेश पर। उसके बाद से जो बीएड कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां पर केवल एक ही पक्ष था सुने जाने के लिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो सभी पक्ष हैं, मतलब बीएड भी है, डीएलएड भी है और स्टेट ऑफ बिहार भी उपस्थित होगी अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहां की परिस्थिति छत्तीसगढ़ वाले मामले से अलग है। अगर अलग नहीं होती तो आप खुद सोचिए ना कि 9 अक्टूबर 2023 को स्टेट ऑफ बिहार के एसएलपी पर उसी फैसले को आधार बनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वही बेंच जब थे तो उन यहां पर भी अलाउ कर देते। लेकिन अलाउ ना करने का कारण ही यह है कि चूंकि वहां पर परिस्थितियां अलग थी और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा कि इस मामले को एप्रोप्रिएट बेंच में भेजना चाहिए। इसके अलावा बिहार में जो 6th फेज की भर्ती हुई थी उसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता के संदर्भ में जो एक ही माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका हुई थी, जिसका केस नंबर आप देख पा रहे होंगे 6670 ऑफ 2020, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है कि इस ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को इसमें अलाउ कर दिया जाए। यहाँ पर अगर पूरा मामला आप समझेंगे तो यहाँ पर उस समय पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस बात को लेकर के एग्जामिन नहीं किया जा रहा था कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन संवैधानिक है या नहीं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। उस समय इस बात के लिए एग्जामिन किया जा रहा था कि चूंकि डीएलएड की संख्या पर्याप्त है तो उस कंडीशन में बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए अथवा नहीं शामिल किया जाए, यानी कि डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। इसमें जो स्टेट ऑफ बिहार थी उससे अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया। तो स्टेट ऑफ बिहार ने जो अपना आंसर काउंटर फाइल किया उसमें बीएड और डीएलएड की संख्या जो दिखाई गई थी वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छठवें चरण जो था वो पूरी तरीके से ऑफलाइन प्रक्रिया थी और उस समय सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन नहीं लिए जाते थे। उस समय आप देखेंगे तो जो नियोजित संस्थाएं होती थी उनके माध्यम से आवेदन लिए जाते थे। नियोजित संस्था क्या होती है? प्रत्येक जिले में अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी आप समझ सकते हैं, और अगर आप अलग अलग जिलों में आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। उस समय बीएड और डीएलएड जो अलग अलग सभी जिलों में आवेदन किए थे उनकी संख्या को लेकर के स्टेट ऑफ बिहार इस शिक्षक भर्ती में उपस्थित होती है, जिसके आंकड़े को देख करके आप खुद आश्चर्यचकित
घोषित हो जाएंगे। यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार ये बता रही थी कि हमारे पास जो डीएलएड है उनकी संख्या पर्याप्त है इन आंकड़ों के माध्यम से। 19वां नंबर जो पॉइंट है इसमें स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा आंसर काउंटर फाइल ये किया गया। देखिए, फ्रॉम द काउंटर एफिडेविट ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इट इज मैनिफेस्ट दैट देयर आर 64,446 वैकेंसी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल। देयर आर ऑल टुगेदर 9,077 एम्प्लॉयमेंट यूनिट, जो मैंने आपने नियोजित संस्थाएं बताई थी उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगेंस्ट द एफोर्सड वैकेंसी 12,74,848 कैंडिडेट ऑफ डीएलएड एंड 13,76,059 कैंडिडेट ऑफ बीएड। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार ने ये आंसर काउंटर फाइल किया था, चूंकि वहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग जिले में आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तो राज्य सरकार ये कह रही थी कि हमारे पास जो डीएलएड की सभी फॉर्म को मिलाकर के कुल संख्या 12,74,848 है और बीएड की कुल संख्या 13,76,059 है। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने ये आंकड़ा बताया था कि हमारे पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त है और इसीलिए यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया गया था इस शिक्षक भर्ती में, 6th फेज की शिक्षक भर्ती में। इसके अलावा इस केस में ये पॉइंट बनाया गया है कि चूंकि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। लास्ट में बिहार में 2019 में एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था, नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद से बहुत सारे बीएड कैंडिडेट अपना बीएड कंप्लीट करते हैं जिनको मौका ही नहीं मिला पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए वो एलिजिबल ही नहीं थे आवेदन करने के लिए। इस वजह से इनको बीएड अभ्यर्थियों को इन प्राथमिक स्तर की इस वाली शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, भले ही भविष्य की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर उनको वहाँ पर नहीं मौका मिला इसलिए यहाँ पर अलाउ किया जाए ये वाला प्रेयर, तो यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय था कि वह शिक्षक पात्रता को पहले आयोजित करती, उसके बाद शिक्षक भर्ती आयोजित करती। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ये तो राज्य सरकार का विषय था, इसको लेकर के बीएड कैंडिडेट आपने पहले हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्योंकि अगर आप इस प्रकार के मामले को लेकर के आते तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे दिया जाता कि पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराइए, उसके बाद भर्ती का आयोजन करिए। लेकिन चूंकि अब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, इसलिए ये मामला इस पॉइंट को आधार बनाया गया है इस रिट पिटीशन में, जिसका आधार अब बहुत कमजोर हो गया है। क्योंकि अगर इस मामले को आप पहले चैलेंज करते और चैलेंज की कॉपी आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस रिट पिटीशन में लगाते तब वो आधार मजबूत माना जाता, क्योंकि आप पहले से चीज़ों को लेकर के सजग थे। लेकिन चूंकि अब आपने देखा कि बीएड को मौका नहीं मिल रहा है प्राइमरी में और इसलिए आप उस पॉइंट को आधार बना रहे हैं जो कि आपको पहले बनाना चाहिए था, अब चूंकि बाहर होने के बाद से आधार बना रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका चल रही थी 2020 से लेकर के 21, 22, 23 तक जब चल रही थी, उस समय 2022 में भी स्टेट ऑफ बिहार को नोटिस इशू किया गया और सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा फाइल मेंशन है कि नोटिस सर्व होने के बावजूद भी स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से कोई भी अपना पक्ष रखने नहीं आया इस मामले को लेकर के। माननीय पटना हाईकोर्ट में जब 6th फेज की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें बीएड को अपात्र घोषित करने के संदर्भ में, जो कि 2020 से ही याचिका चल रही है, तो उसमें भी ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है। देखिए, ये पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर पटना हाईकोर्ट ने ये मेंशन किया है, नन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैव फाइल्ड देयर रिस्पॉन्स, लेट द सेम बी पॉजिटिवली डन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक। यानी कि पटना हाईकोर्ट भी बार बार राज्य सरकार को और जितने भी रिस्पोंडेंट थे उनको समय दे रही थी, एक एक महीने का, ऐसे करके उन्होंने 3 से 4 बार मौका दिया और टोटल 5 से 6 महीना वेट किया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा कि राज्य सरकार आकर के अपना पक्ष रखे एनसीटी के उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को लेकर के। लेकिन राज्य सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही थी। इसी कोर्ट ऑर्डर में पटना हाईकोर्ट ये कहती है, आगे पढ़िए, ऑल द कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड शैल बी मेड अवेयर ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट पिटिशन एंड दैट देयर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ द सेम। यानी कि पटना हाईकोर्ट ने जो 6ठे चरण में बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनका जो अभ्यर्थन है वो ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अधीन रखा है और अभी जजमेंट आया नहीं है। अभी हाल ही में अक्टूबर में उसकी सुनवाई हुई है, जिसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट नवंबर में लगी हुई है। और ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन कर लिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का जजमेंट है वो पटना हाईकोर्ट मानने के लिए बाध्यकारी है। यानी कि सीधे तौर पर 6ठे चरण की भर्ती प्रक्रिया से बीएड अभ्यर्थियों पर बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, पटना हाईकोर्ट मई से ही स्टेट ऑफ बिहार को अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोल रही थी। सितंबर तक इन्होंने अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया और उसके बाद से यहाँ पर पटना हाईकोर्ट उन पर आर्थिक दंड लगाने के लिए अपने कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करती है। देखिए, एज प्रेड फॉर
let counter affidavit be positively filed by the respondent within period of 4 weeks from today, failing which a cost of 5,000 each shall be recovered from the salary of respondent number 2, namely प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार पटना। यानी कि जो मुख्य सचिव हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी सैलरी से 5,000 फाइन लगाने के लिए माननीय पटना हाईकोर्ट ने कहा, तब जाकर के राज्य सरकार उपस्थित होती है। मतलब आप सोच लीजिए कितनी लापरवाही चल रही थी पटना हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कि आकर के अपना एटलीस्ट पक्ष तो रखिए, बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में आपका क्या पक्ष है। लेकिन लगातार 5 से 6 महीने इस प्रकार के नोटिस इशू करने के बावजूद भी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट उपस्थित नहीं होती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट में और ना ही पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये कहना कि हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन पहले आ गया था और फैसला बाद में आया था, राज्य सरकार को बार बार नोटिस इशू किया गया हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आकर के अपना पक्ष रखिए, वो उपस्थित नहीं होते हैं। ये कितना निगेटिव इंपैक्ट डालता है इस केस में स्टेट ऑफ बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जब मौका दिया गया तब आप क्यों नहीं उपस्थित हुए। आपको तो बाकायदा इस नोटिफिकेशन में बातों को मेंशन करना चाहिए था कि ये भर्ती जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी। लेकिन आपकी लापरवाहियों की वजह से ये सभी गलती हुई है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत पक्ष को कमजोर कर देता है माननीय पटना हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट में वो वाला वर्डिक्ट कि आपने कोई भी आकर के अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया, आपको प्रॉपर समय दिया गया। साथ ही साथ इस एसएलपी में यह भी क्लियर किया गया कि ये जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था वो 11 अगस्त के फैसले से पहले जारी हो गया था, 30 मई 2023 को ही। तो उस कंडीशन में ये जो शिक्षक भर्ती है किसी भी माननीय कोर्ट में विचाराधीन फैसले के अधीन नहीं रखा गया था। तो इस कंडीशन में जो भी फैसले हैं वो इस पर लागू नहीं होंगे। ये आधार सरासर गलत है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। कोई भी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन होगी अथवा नहीं होगी ये कोर्ट तय करता है। जब 30 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी होता है उसके ठीक 22वें दिन श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है 661 ऑफ 2023 वाला मामला। उस मामले में 3 जज के बेंच ने जो फैसला दिया 28 अगस्त 2023 को, वो बिहार की शिक्षक भर्ती को चैलेंज किया गया था। साथ ही साथ एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। इस शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली ये फैसला दिया गया है, भले सब्जेक्ट टू एसएलपी रखा गया हो या ना रखा गया हो, चूंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी चैलेंज था और नोटिफिकेशन के साथ साथ 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था। तो वो कोर्ट तय करती है कि ये शिक्षक भर्ती का पूरा प्रक्रिया किसी के अधीन होगा या नहीं होगा। अगर उस भर्ती प्रक्रिया में देखिए, परिस्थिति को समझिए। जैसे आप छत्तीसगढ़ वाले मामले को ले लीजिए। छत्तीसगढ़ वाले मामले में चूंकि वहां पर नियुक्ति पत्र देने के आदेश दे दिए गए, लेकिन उनकी पात्रता बाद में तय होगी और इसलिए वहां पर सब्जेक्ट टू एसएलपी रखा गया है, हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया है। लेकिन बिहार की शिक्षक भर्ती उससे जस्ट अलग है। बिहार की शिक्षक भर्ती में ना तो रिजल्ट जारी हुआ है और ना ही नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो फिर सब्जेक्ट टू एसएलपी रखने का कोई मतलब ही नहीं था। सब्जेक्ट टू एसएलपी रखने का मतलब ये होता है कि आपका जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जो आपका एक तरीके से नौकरी दिया जा रहा है, वो फैसले के अधीन रखा गया है कि बाद में अगर फैसला आता है तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। चूंकि अभी नौकरी तो बिहार में दिया ही नहीं गया है, तो इस वजह से सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी रखने का कोई मतलब ही नहीं था। इस वजह से चूंकि वहां पर डायरेक्टली फैसला दे दिया गया 3 जज के बेंच ने कि बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं रहेंगे और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वहां पर पार्टी नहीं थी, इस वजह से उनसे उम्मीद जताई गई थी कि आप 11 अगस्त के फैसले के आलोक में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराइए। साथ ही साथ अगर आप पूरे जजमेंट का अवलोकन करेंगे 11 अगस्त वाला, तो उसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तो ऑलरेडी जितने भी मामले हाईकोर्ट में चल रहे थे, जैसे पटना में भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा था छठे चरण को लेकर के, वो सभी मामले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन में ले लिए थे। तो जब छठवां चरण अधीन हो गया तो ऑटोमेटिक तो इसके आगे की जितनी भर्तियां होंगी वो सब अधीन होती चली जा रही है ना, क्योंकि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो कि पटना हाईकोर्ट में चैलेंज था और उस वाले मामले को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन ले लिया छठवें चरण में, तो वो तो उसी नोटिफिकेशन के आधार पर तो 7वें चरण में भी भर्ती हो रही है। तो जब वो ऑलरेडी चैलेंज था और ऑलरेडी अधीन था, तो 7वें चरण की भर्ती भी ऑलरेडी अधीन मानी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के। और साथ ही साथ 661 वाले मामले में श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका में ऑलरेडी 3 जज के द्वारा फैसला दिया गया है। तो यह भी बड़ा सवाल है कि आज जो सुनवाई है वो 2 जज के बेंच में सुनवाई है, तो क्या 3 जज के बेंच के फैसले को ऑनरेबल 2 जज के बेंच की फैसले के आधार पर पलटा जा सकता है? यह भी बड़ा सवाल होगा। उम्मीद इसके अलावा मौलिक अधिकार के आधार पर भी इस केस को फाइल किया गया है। अब आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है वो तो अलग मैटर है, लेकिन ये सभी ग्राउंड्स हैं जो कि इस शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल किया गया है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।